आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की बुक बसंत भाग 2 से पाठ 8, जिसका नाम है शाम एक किसान। इस कविता के जो कवि हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में कवि ने एक जाड़े की शाम का वर्णन किया है, यानी कि एक ठंड की जो शाम होती है उसका, जाड़े मतलब ठंड की शाम का वर्णन किया है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। और उन्होंने जो है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि इस पाठ में उन्होंने जो है हर किसी को किसी न किसी की संज्ञा दी है। यानी कि जब हम किसी के बदले किसी को लेते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसको हम मानवीकरण कहते हैं, यानी कि मानवीकरण करना। यहाँ पर जैसे पहाड़ का मानवीकरण किया गया है, आकाश का मानवीकरण किया गया है, तो यानी कि एक की तुलना दूसरे से करना, दूसरे को उसके समान समझना, इसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो इस पूरी कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है कि कविता में क्या है। अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है कविता शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब हम शुरू करते हैं इसका अर्थ। आकाश, आसमान के लिए बोला गया साफा जो सर पर बांधते हैं उसके लिए कहा गया है। घुटनों के बल बैठना, यानी कि अपने घुटने जो हम पैर मोड़ के जब हम बैठ जाते हैं तो उसको। यहाँ पर कवि ने पहाड़ ऐसा लग रहा है, कवि कहता है कि पहाड़ ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंड की शाम में एक किसान बैठा हुआ है। यानी कि किसान, पहाड़ का जो मानवीकरण किया है वो किसान से किया है। कवि कहता है जो किसान है, यानी कि पहाड़ रूपी जो किसान है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ रूपी किसान, एक पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी में एक किसान बैठा हुआ है और उसने अपने सर पर आकाश रूपी सांफा बांधा हुआ है। ठीक है, कि वो ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है, जैसे आप इस चित्र में देखिए कि एक किसान जो है पहाड़ रूपी किसान, यानी कि कवि ने पहाड़ का मानवीकरण किसान से किया है। उसने एक पहाड़ को किसान के समान समझा है और आकाश को सांफे की संज्ञा दी है। यानी कि कवि ने कहा है कि पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी सांफे को बांधकर बैठा हुआ है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटियां हैं और वो आकाश को छू रही हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है कि जो है पहाड़ जो हैं बहुत ऊंचे हैं और उनकी जो चोटियां हैं वो आकाश को छू रही है। यानी कि पर्वत की एक चोटी जो है आकाश को छू रही है। इसलिए कवि ने कहा है कि पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी सांफे को बांधकर बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है। आगे कवि कहता है सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। फिर आगे कवि कहता है कि किसान जो है चिलम खींच रहा है। चिलम क्या होती है? एक चिलम जो है आप देखते हो लाल लाल से अंगारे उसमें रखे जाते हैं। हुक्का जैसे हम पीते हैं तो हुक्का क्या होता है, नीचे से गोल सा होता है और उसके ऊपर जो है अंगारे रख देते हैं तो वो लाल लाल से हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने वही कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सूरज की चिलम खींचता बैठा पहाड़, यानी कि पहाड़ ऐसा लग रहा है कि सूरज रूपी चिलम खींच रहा है। यानी कि जब सूरज आप देखते होंगे लाल होता है, बिल्कुल लाल होता है, उसकी रोशनी जो है लाल होती है, लेकिन शाम के समय जो है वो लाल रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे चित्र में देख रहे हैं, सूरज जो है शाम के समय लाल रंग जो है उसका लाल रंग जो है थोड़ा फीका पड़ जाता है और सूरज उस समय हमें एक चिलम के समान दिखाई देता है। कवि ने कल्पना की, यानी कि सूरज की चिलम के साथ कल्पना की है कि सूरज रूपी चिलम, पहले क्या किया पहाड़ रूपी किसान, फिर क्या किया आकाश रूपी सांफा, अब तीसरी बात उसने क्या कही सूरज रूपी चिलम। कौन पी रहा है? किसान, यानी कि पहाड़ रूपी जो किसान है सर पे सफ़ेद सांफे को बांधकर जो आकाश रूपी है और सूरज रूपी चिलम को पी रहा है। यानी कि सूरज डूबने वाला है, यानी कि शाम का समय चल रहा है।
और सूरज जो है हमें जलते हुए कोयले के समान लग रहा है। ठीक है, फिर आगे कवि ने बोला है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। आगे कवि कहता है कि जो नदी है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। यहाँ पे कवि ने नदी का चादर से मानवीकरण किया, यानी कि उसने नदी को जो है चादर के समान बताया है। और पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के फूल होते हैं लाल रंग के, तो कवि कहता है कि यहाँ पर जो है लाल रंग के पलाश के फूल हैं और उसने जो है उन फूलों का जो है मानवीकरण किया है अंगीठी के साथ में। ठीक है, उन फूलों का उसने मानवीकरण अंगीठी से किया है कि जो पलाश के फूल हैं वो लाल रंग के हैं और वो हमें एक अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि घुटनों पर जो है नदी रूपी चादर पड़ी हुई है और पलाश रूपी फूलों की अंगीठी जो है उसके सामने जंगल में दहक रही है, अर्थात जल रही है। अंधकार दूर पूरब में, यानी कि जब सूरज जो है, सूरज क्या होता है, पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो सूरज है जब वो पूरब से निकल के पश्चिम में छिप रहा है तो पूरब में थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है और उस समय ऐसा लग रहा है कि सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो वो ये कह रहा है कि पूरब में जब अंधेरा छा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उस समय हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो है बहुत सारी भेड़ों का झुंड जो है बैठा हुआ है। यानी कि हमें जो है पूरब दिशा में ऐसा लग रहा है शाम के समय कि बहुत सारी भेड़ें जो है इकट्ठी होकर बैठी हुई हैं। ठीक है, एक बार हम देखो इसको फिर से देखेंगे। अब आपको पता चल गया कि पहाड़ को जो है किसान बोला है, आकाश को सांफे की संज्ञा दी है, सूरज को चिलम की संज्ञा दी है और नदी को चादर के समान बताया है, पलाश के फूलों को अंगीठी बताया है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो पहाड़ रूपी किसान है, यानी कि सर्दी का मौसम है, शाम का समय है, सूरज जब ढलने वाला है, तो कवि कहता है कि पहाड़ रूपी किसान अपने सर पर आकाश रूपी सांफे को बांधकर, पैरों में नदी रूपी चादर को ओढ़कर, सूरज रूपी चिलम को जलाकर और पलाश के फूलों के समान अंगीठी को जलाकर चिलम को पी रहा है। और क्या हो रहा है, शाम को जो है पूरब दिशा में ऐसा लग रहा है बहुत सारी भेड़ें बैठी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पैराग्राफ है, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो आगे कवि कहता है कि जब हम लोग बैठे हैं, मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज़ आप बैठ के कुछ लिख रहे हो या खाना खा रहे हो या कोई भी काम आप कर रहे हो, आपका ध्यान उसी काम में लगा हुआ है और आप इतने गहरे डूबे हुए उस काम को करने में। मान लो आप लिख रहे हो कुछ और आप उस लिखने में जो है बिल्कुल ध्यान मग्न होकर आप उसको लिख रहे हो और फिर अचानक से कोई आपको आवाज़ लगा देता है, यानी कि मम्मी आवाज़ लगा देती हैं या आपकी बहन या भाई आपको कोई बुला देता है, तो आप एकदम चौंक जाते हो, एकदम डर से जाते हैं ना हम लोग। और डर के कारण क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो सारा बिखर जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कवि ने बोला है कि जो पहाड़ रूपी किसान बैठ के चिलम पी रहा है, पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी सांफे को बांधकर सूरज रूपी चिलम को जो पी रहा है, वो बिल्कुल आराम से बिल्कुल शांत होके बैठा है। लेकिन तभी ऐसा लगता है, यानी कि अचानक बोला मोर, तो मोर ने जो है अचानक से बोलने लग गया। मोर ने मतलब यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि मोर ने किसान को आवाज़ दी, यानी कि जो पहाड़ रूपी किसान है मोर ने जो है उसे आवाज़ दी है, यानी कि मोर जो है बोलने लग गया है जंगल में। और मोर ने जैसे ही आवाज़ दी, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। तो ऐसा लग रहा है कि मोर ने जैसे ही किसान को आवाज़ दी तो उसको ऐसा लगा कोई उसे पुकार रहा है और कह रहा है सुनते हो। और जैसे ही किसान ने आवाज़ सुनी, चिलम औंधी, यानी कि जो वो चिलम पी रहा था, अर्थात सूरज डूब गया, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, यानी कि चिलम गिर गई और उस चिलम के गिरने के कारण क्या हुआ,
धुआं उठने लग गया। जब यानी कि अंगारे बुझ जाएंगे तो क्या होगा, धुआं उठने लग जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि चिलम औंधी, जैसे ही सूरज डूबा शाम को जो है हल्का हल्की जो है धुएं की सी हमें, बादलों रूपी धुएं की हमें परत दिखाई देने लग गई। तो चिलम औंधी हो गई, सूरज डूब गया, अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा छा गया और रात हो गई। तो ये आपने छोटी सी एक कहानी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी थी। इस कहानी में उन्होंने पहाड़ का बहुत ही सुंदर, प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे।